प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब बोर्ड्स। और इस न्यू बुक को लेकर के हम चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन को पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 की थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत ही अच्छे मार्क्स ले सकें। तो आज के लेक्चर में जो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये एक्चुअली उसी थ्योरी पर बेस्ड हैं जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर्स को सुनें। उनमें बहुत ही डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रॉपर फिजिकल वर्ड से एग्जांपल लेके कि कौन से आर्टिकल में हमने क्या चीज डिस्कस करनी है और ये आर्टिकल एक्चुअली हम पढ़ क्यों रहे हैं। फिर हमने सारे के सारे प्रॉपर नोट्स भी बनाए हैं और इसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं और चैप्टर के अंदर से पेपर में किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, उनका फिर आपने आंसर किस तरह से लिखना है और किस तरह से आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स पेपर में मिल सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको लेक्चर्स में मिल जाएंगी, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज में सबसे पहला एमसीक्यू है द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट्स हैंड एंड आवर्स हैंड ऑफ ए वॉच इज। कि एक वॉच है, ऑब्वियसली उसमें एक मिनट हैंड भी होगा एक आवर हैंड भी होगा। कहते हैं बताइए ये कि जो एंगुलर स्पीड है मिनट हैंड की और जो एंगुलर स्पीड है आवर हैंड की उनकी रेशियो कितनी है। तो भाई इसमें मिनट हैंड कौन सा है, ये वाला, और आवर हैंड कौन सा है, ये वाला हैंड है आवर हैंड। अब यहां पर हमने करना क्या है, सबसे पहले एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड देखनी है। तो मिनट हैंड कितने टाइम में अपनी 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। देखिए एंगुलर स्पीड का हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी पढ़ा था, लेकिन जनरली जस्ट एमसीक्यू सॉल्व करने से हम थीटा ओवर टी ही ले रहे हैं। अब यहां पर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लेट्स से यहां पर ये आपके पास 12 पर है, यहां पे यहां से यहां तक वापस आएगी तो ये 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी। अब देखें कितना टाइम लेगी 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, ऑब्वियसली 1 आवर टाइम लगेगा। तो टी कितना हो जाएगा 1 आवर, लेकिन 1 रेवोल्यूशन का थीटा कितना होगा, इसको हम रेडियंस में मेजर करते हैं और आपको पता है कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इस सर्कुलर पाथ में कितनी होती है 2 पाई। तो हम क्या लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 1 आवर, 1 आवर। अब यूजुअली हम जो यूनिट्स हैं उनको कन्वर्ट कर लेते हैं ऐसा यूनिट्स में, लेकिन यहां पर क्योंकि रेशियो निकालनी है और फिजिक्स में एक बात याद रखें, जब रेशियो निकालनी होती है ना किसी भी चीज की, यानी लेंथ ओवर लेंथ, रेशियो ऑफ लेंथ। अब यहां पर क्या है कि एंगुलर स्पीड और एंगुलर स्पीड, ऊपर भी एंगुलर स्पीड नीचे भी एंगुलर स्पीड, जब रेशियो निकाल रहे हैं तो रेशियो में यूनिट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं। अभी आगे चलकर मैं आपको बताता हूं किस तरह से कैंसिल होते हैं। दूसरी क्या बात कहते हैं, आवर्स हैंड है। अब आवर्स हैंड में क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू देखिए ये जो घंटे वाला हैंड है आवर हैंड, ये 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा। अब इसको हम थोड़ा सा मूव कराते हैं, इसको 12 पर ले जाते हैं ताकि समझने में आसानी हो। देखिए यहां पर ये वाला जो आवर हैंड है ये कितने टाइम में करेगा, 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 12 आवर लगेंगे इस छोटे वाले हैंड को, यानी इस आवर वाले हैंड को 12 आवर लगेंगे 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई बाय 12 आवर, इसी तरह से हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड। मिनट हैंड ये हो गया, आवर हैंड ये हो गया। अब करना क्या है, इनकी रेशियो लेनी है, यानी ओमेगा किसकी, इस मिनट हैंड की, मिनट हैंड इसको मिनट कह देते हैं और नीचे आप इसको कह दीजिए ओमेगा आर, आर हैंड। अब 2 पाई ओवर 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई ओवर 12, यूनिट्स को भी साथ साथ लिखते जाएं, आवर्स। अब देखें यहां पर इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, जिस तरह के आप प्राइमरी लेवल पर मैथमेटिक्स में पढ़ते रहे, 2 पाई ओवर 1 और
मल्टीप्लाइड बाय, ये ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, 12r डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो देखिए 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे, r और r आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब मैंने यही बात बताई थी ना कि जब रेशियो होती है तो जो यूनिट है वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इज इक्वल टू 12 अवर 1 इज इक्वल टू 12:1। इट्स मीन यहां पर फिर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। निकाल जो लिया है तो डी वाले ऑप्शन को एनसर्कल कर दीजिए, इस तरह से इसके गिर्द दायरा बना दीजिए कि ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 3.2, ए बॉडी ट्रेवलिंग इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। कहते हैं कि एक बॉडी है जो कि ट्रेवल कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ इन अ सर्कल। किस तरह से, सर्कल कैसा होता है, इस तरह का गोल गोल सर्कल होता है, इसी तरह का होता है, बिल्कुल राउंड शेप का सर्कल होता है। अब यहां पर क्या कहता है कि एक बॉडी है, बॉडी है जी, बॉडी कंसीडर कर लें, इस तरह की बॉडी, बस जो कहता है वो करते जाएं। अब बॉडी ट्रैवलिंग इन सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड, कहते हैं कांस्टेंट स्पीड पर सर्कल में ट्रैवल किए जा रही है। हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, हैज एन इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, इज नॉट एक्सेलरेटेड, हैज एन आउटवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन। लेकिन पहली बात तो ये आती है कि बॉडी जब सर्कल में मूव कर रही है तो इसको मूव करा कौन रहा है, भाई कौन सी चीज है जो इसको सर्कल में मूव करा रही है। चैप्टर नंबर 3 में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि जो फोर्स किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराती है वो कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होती है, इनवर्ड, बिल्कुल इसी तरह से टुवर्ड्स द सेंटर। बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझा चुका हूं लेक्चर्स में, वहां पर मैंने आपको प्रॉपर रियल वर्ल्ड से एग्जांपल लेकर बताया था कि इनवर्ड क्यों होती है ये और किस तरह से आपने इसको इंटरप्रेट करना है फिजिकली। अब देखिए वहां पर मैंने आपको बताया था कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फिजिकल टू ma। जब भी किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करेगी वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है। इट्स मीन कि यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी जिसको हम AC कहेंगे। ये सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं लेक्चर्स में, यहां पर जस्ट MCQ सॉल्व करने के लिए आपको थोड़े थोड़े हिंट दे रहा हूं। अब यहां पर देखिए इस बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्ड है टुवर्ड द सेंटर और वो AC है। हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, भाई ये तो बात ही ना हुई ना। हैज एन इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, इज नॉट एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेट तो कर रही है ना AC जो है, ये वाला ऑप्शन तो सीधा क्रॉस कर देना। हैज एन आउटवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, भाई इनवर्ड है ना, आउटवर्ड तो नहीं है, देखिए अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ, ये वाला ऑप्शन भी क्रॉस कर दें। अब ये ट्रिक्स होती हैं कुछ, ऑप्शन क्रॉस करो जो बाकी बचेगा वो ठीक होगा, बस इतनी सी बात है। हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, भाई वो कह रहा है कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या तुक बनता है, बाकी बचेगी क्या चीज, हैज एन इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, यानी इसकी क्या होगी, इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन। देखें यहां पर ये क्या है, रेडियस r इसको हम कहते हैं, और एक्सेलरेशन AC ये किधर है, रेडियस के अलांग है, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड, तो क्या हो जाएगी, हैज एन इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, इसके ऊपर हम इस तरह का दायरा लगा देंगे। नेक्स्ट है MCQ नंबर 3.3, ए स्टोन एट द एंड ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रिंग इज व्हिर्ल्ड इन वर्टिकल सर्कल एट ए कांस्टेंट स्पीड। कहते हैं कि एक स्टोन है जिसको हमने इस स्ट्रिंग के साथ अटैच किए हुए यहां पर, अब इसको इस तरह से विरल किया गया है। अब इसमें बताना क्या है, द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग विल बी मिनिमम व्हेन द स्टोन इज, कहते हैं कि किस केस में जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो मिनिमम होगी। अब यहां पर टेंशन का मतलब क्या है, मैं आपको पहले लेक्चर्स में भी बता चुका हूं कि जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो इस पर एक्ट कर रही है वही इसका वेट है, वो डाउनवर्ड होता है हमेशा, वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है। और यहां पर ये जो टेंशन है ये स्ट्रिंग में अपवर्ड होगी, जिस तरफ स्ट्रिंग इसको खींच रही है टेंशन उधर होगी। यहां पर इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं, देखिए इस तरह से हमारे पास ये सर्कुलर पाथ बना है, जब हमने इसको विरल किया है तो यहां पर सेंटर बन रहा है कुछ। अब लेट से अगर यहां पर है ये स्टोन, इसका वेट किस तरफ एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड, W इज इक्वल टू mg, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और यहां पर स्ट्रिंग अटैच थी जिसके जरिए इसको विरल किया जा रहा है। अब देखिए ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन फोर्स है और टेंशन की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, क्योंकि टेंशन वो फोर्स है जिसके साथ स्ट्रिंग इसको खींच रही है। टेंशन की डायरेक्शन किधर होगी, इधर टुवर्ड द सेंटर।
अब जब ये सर्कल में मूव करेगा तो टेंशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर ही रहेगी। किस तरह से? मान लीजिए यहां पर ये आता है स्टोन, तो टेंशन की डायरेक्शन किधर होगी? कुछ इस जगह पर। वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, फिर W इज इक्वल टू mg इस तरफ होगा। अब अगर ये वाला मैस यहां पर पहुंच जाता है, ये वाला स्टोन यहां पर पहुंच जाता है, तो यहां पर टेंशन किधर होगी? ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ही रहेगी। जब ये सर्कल में मूव कर रहा है तो स्ट्रिंग इसको सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ पुल करिए। सेंटीमीटर फोर्स वाले आर्टिकल में भी हमने ये बात पढ़ी थी। अब देखें, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, इस केस में भी डाउनवर्ड, W इज इक्वल टू mg इस तरफ ही। यहां पर अगर आप बात करें, इस जगह पर जो स्टोन पे फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन सी है? देखिए, F इज इक्वल टू टेंशन, दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे तभी हमें मिलेगा ना रिजल्टेंट फोर्स। बट देखिए, वेट की डायरेक्शन अपोजिट है टेंशन से, तो इसके साथ क्या आएगा? माइनस प्लस इंटू माइनस mg। जिस तरह के मैंने आपको वेटलेसनेस वाले लेक्चर में बताया था कि जब भी आप फोर्सेस को ऐड करते हैं तो उस केस में आपने लाजमी तौर पर उनकी डायरेक्शन को देखना होता है। तो F इज इक्वल टू T माइनस mg, और यहां से अगर आप टेंशन निकालें तो T इज इक्वल टू F प्लस mg हो जाएगा। देखिए, mg उधर जाएगा तो T इज इक्वल टू F प्लस mg। ये किसके लिए है? इसके लिए है। अब बात करते हैं जब ये टॉप पर होगा। जब ये टॉप पर होगा तो उस केस में क्या होगा? देखें, वेट भी और टेंशन भी सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। जब सेम डायरेक्शन में तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे। टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी? T प्लस mg। तो यहां से अगर आप T निकालें तो T इज इक्वल टू F माइनस mg। देखिए, अब ये वाली टेंशन ज्यादा है, ये वाली टेंशन ज्यादा है, ये इस केस के लिए था। यहां पर F में कुछ प्लस हो रहा है, यहां पर F में से कुछ माइनस हो रहा है। ऑब्वियसली जब माइनस करेंगे F में से कुछ तो ये वाला कम होगा। इसका मतलब है कि टेंशन कहां पर कम होगी? जब स्टोन बिल्कुल इस टॉप पर लाई करेगा। तो ऑप्शन ढूंढिए, एट द टॉप ऑफ द सर्कल, हाफ वे डाउन यानी इस जगह पर, या फिर एट द बॉटम ऑफ द सर्कल, या फिर यहां पर, या फिर एनीवेयर इन दी सर्कल, कि सर्कल में कहीं पर भी। ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही फजूल है भाई। कहीं पर का क्या मतलब है? यहां पर और आ रही है, यहां पर और आ रही है, कहीं पर तो सेम आ ही नहीं रही। तो इसका मतलब है कि एनीवेयर वाला ऑप्शन टोटली रॉन्ग होगा। एट द बॉटम ऑफ द सर्कल, देखिए बॉटम ऑफ द सर्कल पर क्या है? ये चीज है, यहां पर तो ज्यादा है, इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। हाफ वे डाउन, हाफ वे डाउन का ये मतलब है। अब यहां पर भी अगर आप देखें तो इससे ज्यादा ही आएगी टेंशन। इसका मतलब है कि ये जो केस है ये सबसे मिनिमम टेंशन है जब ये एट द टॉप होगा। ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। तो फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए वाला। ए वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 3.4। एवरी पॉइंट ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी हैज सेम एंगुलर वेलोसिटी, सेम लीनियर वेलोसिटी, सेम लीनियर एक्सेलरेशन, सेम लीनियर डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले लेक्चर में मैंने आपको ये वाली रिजिड बॉडी दिखाई थी और वहां पर आपको इसकी सारी डिटेल भी एक्सप्लेन की थी कि किस तरह से हमने कंसिडर करना है सब कुछ। तो यहां पर क्या पूछता है रिजिड बॉडी के बारे में? कहता है कि एवरी पॉइंट ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। अब यहां पर हमने कुछ मैसेज कंसिडर किए थे, इसको एक पॉइंट कंसिडर कर लें, इसको दूसरा, तीसरा, चौथा, इनको पॉइंट्स कंसिडर कीजिए। कहता है कि इनकी सेम एंगुलर वेलोसिटी होगी, सेम लीनियर वेलोसिटी होगी, सेम लीनियर एक्सेलरेशन होगी, सेम लीनियर डिस्टेंस होगा। भाई पहली बात तो ये है कि ये रिजिड बॉडी है जब, तो इस तरह से ये रोटेट कर रही है, रोटेटिंग रिजिड बॉडी है। इस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी वो ओमेगा है, और इस रोटेटिंग बॉडी में जितने भी छोटे छोटे मैसेज हैं वो सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि होगी तो एंगुलर वेलोसिटी ही सेम, क्योंकि रोटेटिंग रिजिड बॉडी जो है, जब भी रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो उसके जितने पार्टिकल्स हैं उसमें जो मैसेज है m1, m2, m3, m4, वो सारे के सारे सेम वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ये वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अब बाकी ऑप्शंस को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सेम लीनियर वेलोसिटी। देखिए लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब इस पार्टिकल के लिए r और है, इसके लिए और है, इसके लिए और है, इसके लिए और है, यानी कि इन सब के लिए जो लीनियर वेलोसिटी है वो डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि देखिए r जो डिफरेंट है, जब r डिफरेंट होगा तो ये भी डिफरेंट हो जाएगा। इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन है सेम लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन क्या? a इज इक्वल टू आर अल्फा। जब r सेम नहीं है तो a कैसे सेम हो सकता है? ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। सेम लीनियर डिस्टेंस, बाय लीनियर डिस्टेंस तो सामने पता चल रहा है r1 और है, r2 और है, r3 और है, r4 और है, सारे डिफरेंट डिफरेंट है। ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन फिर कौन सा है? ए वाला। बस इसको एनसर्कल कर दीजिए इस तरह से। बहुत ही आसान सा एमसीक्यू था। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? द मिनिमम वेलोसिटी नेसेसरी टू पुट ए सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। ये तो डेफिनेशन आपको याद ही होगी।
जब हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वाला आर्टिकल पढ़ा था वहां पर हमने देखा था कि कोई भी सैटेलाइट अगर अर्थ के अराउंड अपने ऑर्बिट में मूव करना चाहता है तो उसके पास एक खास मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो यहां से देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी कौन सा है, ये टर्मिनल नहीं, ये नहीं, आर्टिफिशियल भी नहीं, एंगुलर भी नहीं, हाँ ये दिया हुआ क्रिटिकल वेलोसिटी। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान था। 3.6 एन एस्ट्रोनॉट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन अ लार्ज कैप्सूल। कहता है कि एक एस्ट्रोनॉट है जो ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द अर्थ। मान लीजिए ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ, और एक एस्ट्रोनॉट है जो कि कैप्सूल में है, इस तरह से अराउंड द अर्थ मूव कर रहा है, यानी सैटेलाइट में है, स्पेसक्राफ्ट किसी में। तो यहां पर ये वाले ऑप्शंस देखकर बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब ये वाला जो सैटेलाइट है ये अर्थ के अराउंड अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है। एक बात तो मैंने आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और वेटलेसनेस वाले लेक्चर में क्लियर की थी कि ये जो सैटेलाइट है ये कॉन्स्टेंटली फ्रीली फॉल कर रहा होता है, और वहां पर मैंने आपको ये रीजन भी बताया था कि जब फ्रीली फॉल कर रहा है तो ये गिरता क्यों नहीं है, बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया था। तो यहां पर पहली बात ये है कि ये फ्रीली फॉलिंग है, दूसरी बात ये वेटलेसनेस भी फील करेगा। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, ही विल बी इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस विद रिस्पेक्ट टू कैप्सूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जब मैंने आपको वेटलेसनेस वाला लेक्चर दिया था वहां पर बताया था कि वेटलेसनेस का मतलब क्या होता है, एक्चुअली इसको आपने इंटरप्रेट कैसे करना है, और ये खुद कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू कैप्सूल। वहां पर मैंने आपको चेयर की, पर्सन की एग्जांपल दी थी। देखिए अगर इस सैटेलाइट में एस्ट्रोनॉट मौजूद है तो हमने वेटलेसनेस वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, एवरीथिंग इनसाइड द सैटेलाइट एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस। तो इसमें जो भी होगा वो क्या करेगा, वेटलेसनेस फील करेगा। और यहां पर सैटेलाइट की जगह वर्ड क्या यूज करें, कैप्सूल। तो इट्स मीन ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, वेटलेसनेस तो एक्सपीरियंस करेगा। ए वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट। बी वाला पढ़ते हैं, ही इज फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। भाई फ्रीली फॉल कर रहा होता है इस केस में, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अ बॉल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल हैज ए स्ट्रेट लाइन पाथ एज ऑब्जर्व्ड बाय हिम। देखिए वैसे तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था कि किसी भी बॉडी को जब किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है, लेट्स से यहां से, तो वो अपना पाथ फॉलो करते हुए वापस जमीन पर आएगी। लेकिन यहां पर क्या है, अ बॉल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल हैज अ स्ट्रेट लाइन पाथ। देखिए यहां पर ये जो एस्ट्रोनॉट है, ये अगर कोई बॉल किसी एंगल पर थ्रो करता है, अब पर्सन क्या है, वो फ्रीली फॉल कर रहा है, एस्ट्रोनॉट फ्रीली फॉल कर रहा है, बॉल भी फ्रीली फॉल कर रही है। जब पर्सन भी फ्रीली फॉल कर रहा है, बॉल भी फ्रीली फॉल कर रही है, तो हमेशा उसको ऐसे नजर आएगा कि बॉल का जो पाथ है वो लीनियर है, यानी क्योंकि एस्ट्रोनॉट भी जो है वो सेम वैल्यू ऑफ जी के साथ नीचे आ रहा है, बॉल भी सेम वैल्यू ऑफ जी के साथ नीचे आ रही है। देखें ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, ये भी, तो वहां पर क्या होगा कि इसको ऐसे नजर आएगा जैसे इस बॉल का पाथ क्या है, लीनियर है, कि ये नीचे नहीं गिर रही बल्कि लीनियरली आगे ही मूव किए जा रही है। तो अ बॉल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल हैज अ स्ट्रेट लाइन पाथ एज ऑब्जर्व्ड बाय हिम। बिल्कुल ठीक है जी, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ अबव, के ऊपर वाले सारे। तो भाई ऊपर वाले सारे हैं ना, डी वाले ऑप्शन को आप सर्कल कर दीजिए कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन की है वेटलेसनेस वाले लेक्चर में। वहां पर फिजिकल एग्जांपल्स लेकर रियल वर्ल्ड से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से जो एस्ट्रोनॉट है वो वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करता है वहां पर सैटेलाइट में। तो अगर वो वाला लेक्चर आपने सुना हुआ है तो ये एमसीक्यू समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर नहीं सुना हुआ तो फिर आप उसको पहले सुन लीजिएगा, ताकि आपको जो चैप्टर की थ्योरी है उसका सही से कंसेप्ट हो। क्योंकि जो आपका ये वाला सिलेबस है, न्यू सिलेबस, इसमें एक्चुअली कंसेप्ट ही मैटर करता है। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 3.7, एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेक्स 10 रेवोल्यूशंस इन 2 सेकंड। कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और 10 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है 2 सेकंड में। Which of the following statement is true? Its period is 2 seconds, its period is 20 seconds, its frequency is 5 Hz, its frequency is 0.2 Hz। यानी पीरियड और फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। टाइम पीरियड का क्या मतलब है, टाइम फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। यानी एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कुछ इस तरह से ये ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। यहां से इसने चलना स्टार्ट किया, वापस इसी जगह पर पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा है, दिस इज द टाइम पीरियड। यानी टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन क्या हो गया, टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन। अच्छा यहां पर अब 1 रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, 10 रेवोल्यूशंस करता है 2 सेकंड में, तो फिर 1 रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा,
टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 सेकेंड अवर 10। देखें 10 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है 2 सेकेंड में। 1 रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, यानी आपने टाइम निकालना है, तो 2 सेकेंड अवर 10 ये कितना हो जाएगा 0.2 सेकेंड, यानी टाइम पीरियड कितना है 0.2 सेकेंड। अब इन ऑप्शंस में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा था, दूसरी चीज फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं। F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो भाई रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड किस तरह से लेंगे, 1 आवर 0.2 हर्ट्ज, तो ये क्या हो जाएगा 5 हर्ट्ज। अब पहला ऑप्शन क्या है, इट्स पीरियड इज 2 सेकेंड, बाई ये जो 0.2 सेकेंड है इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। इट्स पीरियड इज 20 सेकेंड, 20 सेकेंड तो नहीं आ रहा, ये वाला ऑप्शन भी क्या है रॉन्ग है। इट्स फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 हर्ट्ज, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, इसका मतलब है ये वाला ठीक है। देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज 0.2 हर्ट्ज, 0.2 हर्ट्ज तो नहीं आ रहा, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो इट्स मीन करेक्ट ऑप्शन फिर कौन सा होगा, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको आप एक सर्कल में बंद कर दें। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 3.8, ए मैन इनसाइड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील्स वेटलेसनेस। बिल्कुल फील करता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वेटलेसनेस वाले लेक्चर में। जब कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ मूव करता है अपने ऑर्बिट में, तो उसमें जो पर्सन होता है, जो एस्ट्रोनॉट होता है, वो वेटलेसनेस फील करता है। अब वो वेटलेसनेस क्यों फील करता है, क्योंकि फ्रीली फॉल कर रहा होता है, ये रीजन हमने पढ़ा था। अब कहता है कि बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ इज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ कितनी होगी 0 एट पोल। अब उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेटलेसनेस का मतलब ये नहीं है कि वेट 0 होगा, ना ही इसका ये मतलब है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी 0 होगी। इसका मतलब ये था कि वहां पर सपोर्टिंग फोर्सेस 0 होंगी, Fn इज इक्वल टू 0। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ इज 0, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि 0 नहीं हो सकती। वेटलेसनेस का ये मतलब नहीं है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ 0 हो या फिर ग्रेविटी 0 हो। बैलेंस्ड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द मून, मून का किधर से जिक्र आ गया, बात अर्थ की हो रही है, मून की किधर से बात आ गई, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, अब इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या मतलब है, देखिए जब कोई भी सैटेलाइट अराउंड द अर्थ अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, तो ऑब्वियसली कौन सी फोर्स उसको मूव करा रही होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है, जो उसका वेट है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ ही इसको प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नॉन इफेक्टिव ड्यू टू सम पार्टिकुलर डिजाइन ऑफ सैटेलाइट, ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। लेकिन डिजाइन ऑफ सैटेलाइट की तो यहां पर बात ही नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है कि वेटलेसनेस वो फील करता है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, यानी वो फ्रीली फॉल कर रहा होता है। ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, तो फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी वाला। तो सी वाले को आप सर्कल में बंद कर दें, यानी इसके ऊपर एक ऐसा दायरा ड्रा कर दें, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 3.9, ए बॉटल ऑफ सोडा वाटर इज ग्रेस्प्ड फ्रॉम द नेक एंड swung briskly इन अ वर्टिकल सर्कल। कहते हैं कि एक सोडा वाटर की बॉटल है, उसको अगर आपने इस तरह से घुमाया है, उसको शेक करने के बाद ताकि उसमें बबल्स बन जाए, इस तरह से घुमाया है, तो जो बबल्स हैं वो कहां पर होंगे, नियर विच पोर्शन ऑफ द बॉटल डू द बबल्स कलेक्ट, नियर द बॉटम, इन द मिडल ऑफ द बॉटल, बबल्स रिमेन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द बॉटल, नियर द नेक ऑफ द बॉटल। देखें जब मैंने आपको क्रीम सेपरेटर वाला आर्टिकल पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन आ जाते हैं, और जो हैवियर पार्टिकल हैं वो वॉल्स की तरफ आ जाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, लेट्स से यहां पर अगर हम एक बॉटल कंसीडर करें इस तरह से, तो इसकी नेक कौन सी है, इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं नेक, और इसको क्या कहते हैं बॉटम। अगर इसको आप घुमाएंगे इस तरह से, इसको घुमाएंगे यहां से कोई स्ट्रिंग अटैच करके, तो क्या होगा कि जो हैवियर पार्टिकल्स हैं सोडा वाटर के वो बॉटम की तरफ रहेंगे, जिस तरह के क्रीम सेपरेटर के केस में वॉल्स की तरफ थे, और जो बबल्स हैं वो नियर दी नेक बनेंगे क्योंकि वो लाइटर हैं। तो इस केस में फिर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, नियर दी नेक ऑफ द बॉटल, यानी डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 3.10, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी बॉडी का वो किस चीज पर डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले लेक्चर में मैंने आपको इस रॉड की एग्जांपल दी थी कि अगर मैं इसको यहां सेंटर से घुमाऊं तो ये घुमाना आसान हो रहा है, लेकिन अगर इसी को मैं यहां से पकड़कर घुमाऊं तो ये घुमाना काफी
मुश्किल हो रहा है। तो यहां से फिर हमने क्या चीज निकाली थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पर डिपेंड करता है, m पर भी और r स्क्वायर पर भी, कि इस रॉड का मैस कितना है। और दूसरी बात कि यहां पर जब एक्सिस ऑफ रोटेशन था तो उसको घुमाना आसान था, जब यहां पर था तो घुमाना मुश्किल था। यहां से क्यों आसान था? क्योंकि दोनों तरफ मैस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब मैं यहां से इसको पकड़कर घुमा रहा था तो मैस सारे का सारा इस साइड पर था, यानी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो इस केस में मुश्किल हो रहा था। तो इसका मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पर भी डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। तो यहां पर क्या कहता है, मैस ऑफ बॉडी, बिल्कुल मैस ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका क्या मतलब है, आर पर भी डिपेंड करता है। देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैस कितना कितना दूर है, किस किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आर को। तो इट्स मीन ए वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। लेकिन इससे पहले हमने नेक्स्ट भी ऑप्शन जरूर पढ़ने हैं। वॉल्यूम ऑफ दी बॉडी, नहीं वॉल्यूम का तो कोई फैक्टर नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का कोई फैक्टर नहीं है। एंगुलर मोमेंटम का फैक्टर भी नहीं है। तो इट्स मीन ए वाला ऑप्शन क्या होगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। फाइनली आज के लेक्चर में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो ये आपकी बुक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए थे जो कि 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर ही एंड होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।